अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। और पिछली वीडियो में आपको कवर करवाया था। जो इससे पहले हमने सेल का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक टॉपिक हमारे पास रिमेनिंग था, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। सही है, हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल, जो कि प्रोमिनेंट भी होता है, नज़र भी आता आता है, विजिबल होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है। और इसी के साथ साथ जो है पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो एनिमल सेल की जब हम बात करते हैं ना, अगर न्यूक्लियस की बात की जाए, एनिमल सेल की बात की हो, तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली सेंटर पोजीशन में मौजूद होता है, सेंट्रल पोजीशन में मौजूद होता है, सिवाय स्केलेटल मसल्स के। स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं पेरिफेरल रीजन में। स्केलेटल मसल्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो सेंट्रल में नहीं होते हैं, बल्कि पेरिफेरल रीजन में होते हैं। और प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में नहीं होता, बल्कि कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में होता है ये साइड्स में होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से ये जो होता है साइड में सप्रेस्ड होता है। अच्छा जी, दो ऐसे सेल्स भी होते हैं, दो लिविंग ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एक तो है हमारे पास आरबीसी, एक है आरबीसी, और एक है सीफ ट्यूब, जो कि फ्लोएम का पार्ट है प्लांट सेल में। यानी एनिमल सेल में आरबीसी जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दीज आर द ए न्यूक्लियेटेड सेल्स। और प्लांट सेल में फ्लोएम के अंदर सीफ ट्यूब्स, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। अगर दो न्यूक्लियस है तो वो कहलाएंगे डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल, क्योंकि न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं। तो डाइकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, या हम उसको बाई न्यूक्लिएटेड सेल भी कहते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको सिनोसिटिक कहते हैं, या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। अगर हम कंपोनेंट्स को देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास उसका न्यूक्लियर एनवेलप होता है। न्यूक्लियर एनवेलप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि डिफरेंशिएट करता है स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ये सेपरेट कर देता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट से। न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म इंटरनल पार्ट है। न्यूक्लियस जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के ज़रिए से सेपरेट होता है। इसके अंदर इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलाई और फिर क्रोमेटिन। हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, उन सबके फंक्शंस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से। न्यूक्लियर एनवेलप जो है, देखो एनवेलप का मतलब क्या होता है? एनवेलप का मतलब है जो चीज़ किसी सब ऑब्जेक्ट को रैप करे, वो एनवेलप है। सही है, तो जो चीज़ किसी सब्सटेंस को रैप कर रही है, यानी इसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के तमाम पार्ट को रैप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है। या हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। सही है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, एंड दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस। अच्छा, वन मोर थिंग, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। अब एक एक करके इसकी मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। सही है, ये लिपिड बाइलेयर है, इसकी कॉम्पोजिशन है लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन। इन दो चीज़ों से मिलकर ये इसकी मेम्ब्रेन बनी है। जो आउटर मेम्ब्रेन है,
जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, और ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। जैसे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होते हैं, यानी ये कंटिन्यूअस लेयर, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं वो सीधा आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ये जो इनको जो अटैच कर रहा होता है ये कंटिन्यू होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली कंटिन्यू है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। न्यूक्लियस से बाहर जाने और अंदर जाने के लिए ये जो रास्ता होता है वो न्यूक्लियर पोर का होता है। न्यूक्लियस में जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एज यू नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबल नहीं होती बल्कि पोरस होती है, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। और इन पोर्स पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम न्यूक्लियोपोरेंस कहते हैं, न्यूक्लियोपोरेंस। ये क्या करते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज इफ दिस वन इज द न्यूक्लियस और यहाँ पे बीच में इसके पोर मौजूद है, तो अगर कोई भी छोटा पार्टिकल है, कोई आयन है, कोई स्मॉल पार्टिकल है, तो वो आसानी से इन पोर्स के ज़रिए से डिफ्यूज़न या डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। लेकिन अगर कोई लार्ज पार्टिकल है तो उनको ये जो प्रोटीन है, ये जो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, ये उसको ट्रांसपोर्ट करवाती है, यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प कर रही होती है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाते हैं ये हमारे पास। अच्छा भाई, अब बात यह है कि कौन कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जाती है या कौन कौन सी चीज़ न्यूक्लियस के बाहर निकलती है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किन चीज़ों का होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रखना कि जो mRNA होता है, सही है, mRNA है और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि जस्ट लाइक दैट कि राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स। ये वो चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साइटोप्लाज्म से सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस में आती हैं। इनके अंदर हमारे पास इन चीज़ों के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इनमें हमारे पास शामिल है कार्बोहाइड्रेट शामिल है, मैं CH2O लिख देता हूँ, सही है। कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स शामिल हैं जैसे कि हार्मोन्स हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स शामिल हैं, सही है। लिपिड्स शामिल हैं, कुछ एंजाइम्स शामिल हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो साइटोप्लाज्म से निकल के न्यूक्लियस में जाती हैं, और जो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आते हैं वो mRNA है, राइबोसोमल प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, वो है न्यूक्लियर लेमिना। सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती जो कि न्यूक्लियस को सराउंड कर रही होती है, यानी न्यूक्लियर प्लाज्म को सराउंड करती है, बल्कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ फिलामेंटस प्रोटीन भी होते हैं, फिलामेंट प्रोटीन भी होते हैं जो कि जिन्होंने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ होता है। इनका इनका नाम है, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं। इन्होंने क्या किया होता है, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, ये वाला जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है, दीज आर द न्यूक्लियर लेमिना, जिसने क्या किया हुआ है, न्यूक्लियर प्लाज्म को सराउंड, यानी इन्वेलप के अंदर जो सराउंडिंग है वो है न्यूक्लियर लेमिना। ये इसका काम क्या होता है, ये शेप को मेंटेन रखता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। तो ये MCQs के लिए याद रखना, न्यूक्लियस की शेप जो है किसकी वजह से मेंटेन रहती है, न्यूक्लियर लेमिना की वजह से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बात न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनस, कोई मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, और ये जो है इंटरफेज में अपेयर होता है, यानी इंटरफेज में ये जाहिर हो जाता है सेल के अंदर,
और सेल डिवीजन के दरमियान डिसअपेयर हो जाता है, और डिवीजन के दरमियान डिसअपेयर हो जाता है। इंटरफेज में होता है और डिवीजन के दरमियान डिसअपेयर हो जाता है। तो कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह के इसके भी पूछे जा सकते हैं। मैं आगे की कुछ वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, लेकिन बस आपने इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है ना याद रखना है। अगर इस न्यूक्लियोलस को देखेंगे ना, तो इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है, यानी जो बाहर का हिस्सा होता है, पेरिफेरल रीजन होता है, जो बाउंड्री का करीब का हिस्सा होता है, वो राइबोसोमल सब यूनिट से बना होता है, और जो सेंट्रल रीजन होता है वो RNA से बना होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है, राइबोसोम की जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो न्यूक्लियोलस में होती है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम की कंस्ट्रक्शन करता है। इसके बाद अगर आप देखो जो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें, पहले न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा हम क्रोमोसोम के ऊपर आएंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात अगर हम करें, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो बच्चों जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना आपके पास, न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली किस तरह का पार्ट होता है, सेमी फ्लूइड पार्ट होता है या सेमी सॉलिड पार्ट होता है, यानी जेल लाइक पार्ट होता है। सही है, सेमी फ्लूइड कह लो या सेमी सॉलिड कह लो। सही है। क्या 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 चीज़ें होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे कि DNA RNA पॉलीमरेज हैं। सही है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन सब के अलावा जो है कुछ मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि मैग्नीशियम के आइंस प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो हिस्टोन भी होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है DNA के लिए बहुत ज़्यादा, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नॉन हिस्टोन भी होते हैं, यानी दूसरे प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स ही शामिल होंगे, बल्कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी शामिल होते हैं। मैंने यह स्पेलिंग गलत लिख दी, सॉरी फॉर दैट। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी शामिल होते हैं। सही है। ये सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसकी मेन यूनिट पे। जो मेन कंट्रोलिंग पार्ट होता है न्यूक्लियस का, वो होता है हमारा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। तो भाई देखो, क्रोमेटिन कैसे बनता है। देखो, DNA जो होता है, इस चैप्टर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। DNA जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल होता है, कॉइलिंग होती है इसकी। आपने क्रोमोसोम और DNA के चैप्टर में सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। DNA की कॉइलिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, और बन जाता है एक थ्रेड कंडेंस सा मास, एक थ्रेड लाइक, लॉन्ग थ्रेड लाइक मास बन जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। यानी वो DNA और हिस्टोन की कॉइलिंग से बनता है। सही है। और इसके बाद जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, तो डिवीजन के वक्त ये क्रोमेटिन का जो मास होता है ये और ज़्यादा कंडेंस होता है। ये क्रोमेटिन का जो मास होता है, यानी पूरे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ये और ज़्यादा इसकी कंडेंसेशन होती है, और ये कंडेंस सेपरेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट सेपरेट कंडेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दैट सेपरेट कंडेंस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम इसलिए कहते हैं कि क्रोमो का मतलब है कलर, और सोम का मतलब है बॉडी। तो जब इसको स्टेन करके सेल को देखा जाता है ना, तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर हमें सेल के अंदर, डिवाइडिंग सेल के अंदर नज़र आती है, जिसको क्रोमोसोम का नाम दिया गया था। अच्छा भाई, ये क्रोमोसोम को देखेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि भाई ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमेटिड के ऊपर कंसिस्ट होता है, और ये दो क्रोमेटिड के बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और इस सेंट्रोमेयर के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि सेल डिवीजन के दरमियान स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम को हैंग होने में मदद करता है, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। सही है। अच्छा जी, इस रीजन पे जहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है, यहाँ पे जो क्रोमेटिड होता है ये थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, थोड़ा सा ग्रूव्ड पार्ट होता है। यानी यूँ जैसे कि अगर एक रस्सी है, और एक रस्सी को बीच में से कोई खींच दिया जाए एक छोटा सा पार्ट, और उसको किसी हिस्से पे उसको दबा दिया जाए, तो वो बीच में जो एक छोटा बीच में जो कॉन्स्ट्रक्शन आ जाती है, जो बल उसका टाइट हो जाता है। यानी एक रस्सी है लंबी सी, मैंने एक और रस्सी इसको यूँ बांध दी,
और बांधने के बाद इसमें गिरा लगाया और उसको खींच दिया, तो जिसकी वजह से बाकी का पार्ट जो था वो थिक था और जहाँ पे मैंने ये काम किया है वो पार्ट जो था वो थिन हो गया था। तो कंस्ट्रक्शन बन गई थी एक जगह पे, सही एक गढ़ा सा, एक चिपटा सा स्ट्रक्चर बन गया था। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और गढ़ा सा हमारे पास प्रेजेंट होता है जहाँ ऊपर के रीजन में, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या हम इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। हम इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, सही है, हम इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। और कहा जाता है कि भाई होमोलोगस पेयर के में कम से कम एक क्रोमोसोम में एक जगह पे तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है। और ये वो जगह है जहाँ पे क्रोमोसोम आपस में नहीं मिलते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, यानी ये होमोलोगस यानी ये पेयरिंग हो रही है, क्रोमोसोम बहुत बुरा सा बनाया है मैंने, यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसकी जो है ना इन दोनों के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जहाँ पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है ना, इस जगह पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। यानी ये जो रीजन है यहाँ पे कोई यानी यहाँ पे साइनेप्सिस नहीं होती, इस रीजन में साइनेप्सिस नहीं होती। इस रीजन में यानी ये जहाँ पे यहाँ पे ये जो सेकेंडरी यानी ये वाली जगह, ये मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि जो है अच्छी तरह से समझ में आए। ये जो रीजन है, ये जो येलो से मैं हाईलाइट दिखा रहा हूँ, ये कहला रहा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पे जो डीएनए होता है ना, उसको हम कहते हैं जंक डीएनए। जो डीएनए होता है हम इसको कहते हैं जंक डीएनए। यहाँ पे जो अमाउंट जिसको, क्योंकि ये किसी काम का नहीं होता, बेकार होता है। इसके ऊपर का पार्ट देखो तो एक नॉब जैसा बन गया है, एक गढ़ जैसे कि भाई एक कोई रस्सी है, उसके बिल्कुल एंड पर एक गिठान बांध दी जाए, घेरा लगा दिया जाए, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो एक नॉब जैसा बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ये नॉब जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है सैटेलाइट, और इसकी जो एंडिंग है ये कहलाती है टीलोमेयर। टीलोमेयर। अच्छा भाई, क्रोमोसोम को जब हम स्टेन करते हैं ना, तो जब हम स्टेन करते हैं, इसको स्टेन करने के लिए हमारे पास जो स्टेन प्रेजेंट होता है, जो डाई प्रेजेंट होता है, वो होता है एसीटोकार्मीन। कार्मीन। जब हम इसमें एसीटोकार्मीन डालते हैं तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि डार्क स्टेन देते हैं, और वो जो डार्क स्टेनिंग रीजन होता है वो हमारे पास कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। वो कहलाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन। और लाइट स्टेनिंग वाला रीजन होता है, हम उसको कहते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे के टॉपिक और नए टॉपिक्स को कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करना, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।